हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बजट 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। साथ ही साथ टॉप एमसीक्यू को कवर किया जाएगा। तो पहले हम लोग टू द पॉइंट नोट को कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू कवर करेंगे। ये ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि पीसीएस का हो गया, आरओ एआरओ का है। तो पीसीएस प्रीलिम्स जो कि 14 मई को निर्धारित है, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम होंगे, वीडियो का एग्ज़ाम है, वन दरोगा का 30 अप्रैल को है। तो आने वाले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी परीक्षाओं के लिए, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम हो, ये टेलीग्राम का नाम है, ऑनलाइन स्टडी किंगडम। आइए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को कब 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया, जिसमें आगामी वर्षों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य रोड मैप नजर आया है। योगी सरकार का लगातार छठवां है, कौन सा है? तो योगी सरकार ने लगातार जो है वो छठवां बजट पेश किया है, जबकि दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट था। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। तो हर साल जो है बढ़ता ही रहता है बजट, तो बजट का आकार इतिहास में सबसे बड़ा ही रहेगा हर बार। तो बजट का आकार याद रखना है आपको, 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए रहा है। कितना? 6,90,242.43। राज्य सरकार का पिछले वर्ष का मूल बजट 6 करोड़ 15 लाख रुपए रहा और अनुपूरक बजट 33,769 करोड़ रुपए का रहा है। तो इस साल का बजट आपको याद रखना है, 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए रहा है। किसानों से संबंधित तथ्य क्या है कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल हेतु किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, कौन सी योजना? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 831 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितना अमाउंट जो है वो बजट में प्रस्तावित है? तो 831 करोड़ 93 लाख रुपए है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मर योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला फैक्ट है कि निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कितना? 1950 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए हैं। कितना? 984 करोड़ 54 लाख रुपए है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कुशीनगर में 50 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। तो बजट 2023-24 में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत के लिए कहाँ पर बात की गई है? कुशीनगर में। अमाउंट कितना है? 50 करोड़ रुपए। अगला है महिलाओं का बढ़ाया मान। तो महिलाओं से संबंधित क्या है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो कि आप जानते हो 15,000 रुपये दिया जाता है 6 किस्तों में। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बजट में जो है 23-24 में कितना आवंटन जो है वो किया गया है? तो कितना राशि आवंटित है? 1,050 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बजट 2023-24 में आवंटित राशि कितनी है? 1,050 करोड़ रुपए है।
मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना, तो जो सामूहिक विवाह योजना है इसके तहत कितना है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो आवंटित राशि है वो 600 करोड़ रुपए की है। महिला सामर्थ्य योजना पर कितना खर्च करेगी सरकार, 83 करोड़ रुपए आवंटित है राशि, कितना, 83 करोड़ रुपए। वहीं पर निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण के लिए आवंटित राशि कितनी है, तो 4032 करोड़ रुपए आवंटित राशि है। कितना दोस्त, 4032 करोड़ रुपए। अगला है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में जो पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने की बात की गई है, इससे संबंधित जो आवंटित राशि है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आवंटित राशि 3600 करोड़ रुपए है। वहीं पर IT एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला फैक्ट है, मुख्यमंत्री शिक्षता प्रशिक्षण योजना, इसके तहत आवंटित राशि 70 करोड़ रुपए है। कितना, 70 करोड़ रुपए। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य की शुरुआती यानी 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। और वहीं पर युवा अधिवक्ताओं के लिए जो कॉर्पस फंड है इसके लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। तो युवा अधिवक्ताओं के लिए किताब पत्र पत्रिकाओं क्रय करने के लिए 3 वर्षों के लिए 10 करोड़ की बात की गई है और कॉर्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की बात की गई है। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु कितना है, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला है कि वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो 7240 करोड़ रुपए है, यानी 7240 करोड़ रुपए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के तहत। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए, कितना, 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में निर्धन लोगों की बेटियों की शादी के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए अनुदान देगी, तो बजट में जो बात की गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में जो निर्धन बेटियां हैं, तो निर्धन लोगों की बेटियों के लिए शादी पर 150 करोड़ रुपए के अनुदान की बात की गई है। असंगठित क्षेत्र जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनके कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अमाउंट कितना बात किया गया बजट में, 100 करोड़ जो है आवंटित राशि है। वहीं पर कर्मकारों हेतु जो संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु है, तो 12 करोड़ रुपए की बात की गई है। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए 100 करोड़ है, दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी। कौन सी मॉल की? यूनिटी मॉल की स्थापना होगी, जिस पे 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए आवंटित राशि है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है और इस योजना हेतु 9,000 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे।
महाकुंभ जो मेला होगा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, आप जानते हो, तो महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी हेतु 2500 करोड़ रुपए आवंटन की बात की गई है। तो 2025 में होगा, तो जो 25 में होगा तो भाई 2500 करोड़ रुपए। आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 1203 करोड़ है, अति महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्किल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की बात की गई है। तो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो खेल विश्वविद्यालय कहाँ होगा? मेरठ में। नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। अमाउंट कितना है? 300 करोड़ रुपए की बात की गई है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। संचालन के लिए ये 14 जो नए मेडिकल कॉलेज होंगे, तो 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है और संचालन के लिए जो अमाउंट बजट में प्रावधान किया गया है वह 2491 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। तो आप जानते हो प्रदेश सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना है, तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 45 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। यहाँ पर 14 जिलों में निर्माणाधीन है और जो असेवित 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना PPP मॉडल पर जो है वो की जा रही है। पुष्टाहार के वितरण की योजना के लिए बजट में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुष्टाहार के वितरण योजना के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक 12,631 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना को मिले हैं 320 करोड़ रुपए। सड़क और सेतुओं यानी सड़क और जो पुल होंगे उनके निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए की बात की गई है। और वहीं पर 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है। इसमें से 2 जो है राज्य विश्वविद्यालय आध्यात्म से समृद्ध विंध्यधाम और देवी पाटन मंडल में होंगे, जबकि जो तीसरा विश्वविद्यालय है वह मुरादाबाद मंडल में खोला जाएगा। मनरेगा में यूपी जो है वो नंबर 1 है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में रहा। अब तक प्रदेश में 26,39,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रदेश ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है मनरेगा में। बजट थोड़ा एक नज़र में आप देख लो। बजट का आकार है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए। नई योजनाओं पर खर्चा जो है वह 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए है। कुल प्राप्तियां बजट की 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए है। राजस्व प्राप्तियां 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए है। जो कैपिटल रिसीप्ट है यानी पूंजीगत प्राप्तियां हैं वह 1,12,427.08 करोड़ रुपए है। कर राजस्व जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 4,45,871 करोड़ 59 लाख रुपए है। जिसमें राज्य कर राजस्व कितना है? तो राज्य कर राजस्व 2,62,363 करोड़ 4 लाख रुपए है। केंद्रीय करों में राज्य का जो वंश है 1 लाख यानी 1,83,237 करोड़ 59 लाख रुपए है। कुल व्यय जो अनुमानित है
कुल व्यय अनुमानित 6,90,242.43 करोड़। यही आपका बजट अनुमान, बजट आकार है, इसी को याद रखना है। राजस्व बचत है, तो राजस्व बचत जो है वह 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए है। राजकोषीय घाटा जो है वह 84,833.16 करोड़ रुपए। तो राजकोषीय घाटा है जो कि स्टेट जो जीडीपी है आपका, यानी जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश के कितना है स्टेट जीडीपी का? 3.48% है। इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो स्टेट का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह अनुमानित कितना है? तो अनुमानित जो है 23-24 के लिए जो अनुमानित है वह कितनी है? 2023-24 के लिए 19% अनुमानित है। वहीं पर अगर 21-22 में जो वृद्धि दर रही है वह 16.8% की वृद्धि दर जो रही है, जो कि देश की विकास दर से जो है वो अधिक रही है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को कवर करके कंप्लीट करते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन प्राप्त करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर नाले भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह जो शहर है यह है आपका आगरा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यह उत्तर प्रदेश है। किस राज्य ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को यानी भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच जो है लखनऊ में संपन्न हुआ, इसका जो थीम रहा वो क्या था? तो थीम था न्यू इंडियंस ग्रोथ इंजन। कहाँ पर संपन्न हुआ है? लखनऊ में। कब? 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य। और इसमें जो लगभग आप देखेंगे तो लगभग जो है 33.50 लाख करोड़ रुपए से 33.5 लाख करोड़ रुपए के जो है वो 19,000 से जो है वो MOU हुए हैं। 19,000 से अधिक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जो MOU हुए हैं, जो अधिकांश समझौते जो किए गए हैं वो जो संबंधित हैं किससे? तो जिसमें जो है शिक्षा से संबंधित जो है वो 9% समझौते हैं। इसके बाद आप देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित 16% समझौते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 12% है। औद्योगिक पार्क के लिए 11% है। और लॉजिस्टिक के लिए जो है वो 9% है। तो अधिकांश जो समझौता ज्ञापन रहा है वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित रहे हैं, जो कि 16% रहे। 12 इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में देखेंगे, औद्योगिकी के लिए 11%, लॉजिस्टिक्स के लिए रहा 9%, शिक्षा के लिए भी 9%। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का जो है 100% विद्युतीकरण हुआ, जिसके साथ ही भारत जो है वो जो भारतीय रेल है इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन नेटवर्क बन गया। और उत्तर प्रदेश राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं इनमें सुश्रुत अस्पताल जल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है। अगला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के किन 2 राज्यों में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़ में। लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र जो बन गया है वह कौन सा? तो यह दुधवा पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? तो दुधवा जो नेशनल पार्क है वो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर में। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो टोटल जो नेशनल पार्क हैं करंटली वह 108 हैं, जिसमें से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और वह कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। तो यह लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। 46वां हिंदी संस्थान साहित्यकार सम्मान दिसंबर 2022 में जो प्रदान किए गए हैं
46वां हिंदी संस्थान साहित्यकार, तो आनंद कुमार सिंह को अथर्वा में वही वन हूँ इसके लिए दिया गया है। शंकर सिंह को कविता संग्रह रामधरा पर पुनः पधारो के लिए श्रीधर पाठक पुरस्कार। जयवर्धन जेपी को काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर के लिए। श्रद्धा पांडे को माँ कह एक कहानी डबल साहित्य विधा के लिए। तो याद रखिएगा, श्रद्धा पांडे को किसमें दिया गया है? माँ कह एक कहानी बाल साहित्य विधा के लिए। इसके बाद है ब्रजलाल, तो ब्रजलाल को जो दिया गया है सियासत का सबक इतिहास विभाग के लिए। पूर्व डीजीपी व सांसद, तो यही है आपकी ब्रजलाल जो कि पूर्व डीजीपी और सांसद है। ठीक है, तो पूर्व डीजीपी व सांसद कौन? ब्रजलाल। तो इनको जो 46वां साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है किसके लिए, या इनकी पुस्तक है जो कि इतिहास की विधा की पुस्तक है सियासत का सबक। तो सियासत का सबक के लिए जो है ये आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार से नवाजा गया है ब्रजलाल, जो कि पूर्व डीजीपी व सांसद है। तो यह है 46वां हिंदी साहित्य सम्मान जो कि दिसंबर 2022 को वितरित किया गया था। तो अथर्वा में जो है वो दिया गया, अथर्वा मैं वही वन हूँ, तो मैं वही वन हूँ इसके लिए किसको दिया गया है? आनंद कुमार सिंह को। और पुरस्कार कौन सा दिया गया इनको? तो इनको दिया गया है तुलसी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार। ठीक है, जो कि भोपाल के रहे हैं। वहीं पर कौन है? शंकर सिंह। तो शंकर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? श्रीधर पाठक पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा पुरस्कार है? श्रीधर पाठक पुरस्कार से नवाजा गया है। किसके लिए? तो इनकी कविता संग्रह है रामधरा पर पुनः पधारो, रामधरा पर पुनः पधारो के लिए। अगला जो दिया गया है एक साहित्यकार हैं जो कि गाजियाबाद के हैं, जयवर्धन जेपी। तो जयवर्धन जेपी को जो है किसके लिए दिया गया है? तो काल पुरुष, कौन? काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर के लिए। और ये जो पुरस्कार दिया गया है इनको, वह दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। इसके बाद है ये श्रद्धा पांडे। तो श्रद्धा पांडे को जो पुरस्कार दिया गया है वह सूर पुरस्कार से नवाजा गया है, सूर पुरस्कार। और सूर पुरस्कार से नवाजा गया जो कि एक बाल साहित्य विधा है और नाम है इसका क्या? माँ कह एक कहानी। जबकि वहीं पर जो कि ब्रजलाल हैं जो कि पूर्व डीजीपी व सांसद हैं, और इनको जो दिया गया है वह आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार से नवाजा गया है जो कि इतिहास विधा की पुस्तक है सियासत का सबक के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस भी बनाया कहाँ जाएगा? नोएडा उत्तर प्रदेश में। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। इस सूची में उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता शामिल हैं? 4 पर। 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है, तो यह बस्ती जिला में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर में कुल कितने आदर्श दुग्ध विकास ग्राम को चयनित करने की घोषणा की है? तो कितने आदर्श दुग्ध विकास ग्राम? 190। कितने दोस्त? 190। हाल ही में सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद को कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो जारी आंकड़ा है इसके अनुसार देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है इसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग ने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रत्येक जिले को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? 3 लाख। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली किसी भी वेब सीरीज पर
कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? 50% की सब्सिडी। हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत देश का वह कौन सा राज्य है जो मोबाइल गेमर्स के दृष्टिकोण से शीर्ष पर है? तो मोबाइल गेमर्स के दृष्टिकोण से देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला है कि हाल ही में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत रसिया के संयुक्त तत्वाधान में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। यह फैक्ट्री कहाँ पर जो है लोकेटेड होगी? तो यह आपका है कोरबा, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश में है। नाम है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कौन कौन सी संयुक्त राष्ट्र देश हैं? एक भारत, दूसरा अपना भारत यानी दूसरा होगा रसिया। तो भारत और रूस के संयुक्त तत्वाधान में है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेठी उत्तर प्रदेश कोरबा। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात के साबरमती की तर्ज पर राज्य के किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा की है? तो गुजरात के साबरमती की तर्ज पर राज्य के किस शहर में, अयोध्या शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर SCR बनाने का फैसला किया है। इसमें शामिल जिले कौन से हैं? तो NCR की तर्ज पर होगा SCR। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का जो फैसला किया है, इसमें शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं लखनऊ। इम्पॉर्टेंट है। तो SCR में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं दोस्त? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कौन कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और देहात। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां से जनकपुर यानी नेपाल के लिए भारतीय रेलवे भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन, नाम है श्री राम जानकी यात्रा, श्री राम जानकी यात्रा शुरू करने जा रहा है। तो शहर कौन सा होगा? अयोध्या। कहाँ से? अयोध्या से जनकपुर, नेपाल। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर जहां हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? तो यह वाराणसी में। गंगा किनारे उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां से हाल ही में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है? तो यह वाराणसी से। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में 17 से 20 जनवरी 2023 तक हॉट एयर बैलून का आयोजन कहां पर किया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति के गिद्ध के मिलने के कारण चर्चा में रहा है? कानपुर। वह उत्तर प्रदेश से संबंधित वह निशानेबाज जिसने हाल ही में इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, नाम है इनका दानिश खान। उत्तर प्रदेश के बहराइच से संबंधित वह युवा साहित्यकार जिनको हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, नाम है इनका योगेंद्र योगी। अगला है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में वन विभाग ने इंडियन स्कीमर पक्षी का संरक्षण करने का फैसला किया है? तो यह है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में फसाई ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है, यह वाराणसी को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में नाम परिवर्तन को लेकर चर्चा में रहा तेलिया अफगान गांव, कौन सा? तेलिया अफगान गांव। यह जो गांव है किस जिले से संबंधित है? तो तेलिया अफगान गांव जो संबंधित हुआ देवरिया जिला में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में 20वीं सीनियर पुरुष व महिला नेटबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुआ? यह वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसको हाल ही में IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो यह सोनभद्र है। तो याद रखिएगा, ठीक है। सोनभद्र का पहला रहा है, जबकि देवरिया वगैरह दूसरा मिला है। तो IGRS है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, यूपी का है। तो इसमें सोनभद्र ने टॉप किया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य भर में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने को स्वीकृति दी है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो यह गोरखपुर में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी होगी आपकी, जो कि गोरखपुर में होगी। ये साउथ इंडियन एक कंपनी है, शोभा डेवलपर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके फंड से जो है विश्वविद्यालय जो स्थापित करने जा रही है सरकार। अगला है कि वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, तो यह जो है कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है, वृंदावन में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। यह जिला है पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर जहां बनेगा पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र, तो वह वाराणसी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह लखनऊ है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की है, उत्तर प्रदेश सरकार है। वह देश जहां की काशिश ग्रुप नामक कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और EV टेक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह ब्रिटेन ड्यूक है। कहाँ की है, ब्रिटेन UK की, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है, यह बस्ती में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश स्थित वह चिकित्सा संस्थान जहां हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, यह BHU ट्रामा सेंटर वाराणसी है। अगला प्रश्न है कि देश का वह कौन सा राज्य जहां हाल ही में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है, यह उत्तर प्रदेश है। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, राजेश बिंदल। तो 12 फरवरी को जो है ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो इलाहाबाद के नियुक्त हुए हैं वो नए आए हैं। राजेश बिंदल अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं। तो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राजेश बिंदल पहले रहे हैं, अब कौन से हैं, तो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है प्रीतिंकर, क्या है, प्रीतिंकर दिवाकर। कौन है दोस्तों, प्रीतिंकर दिवाकर। 9 फरवरी 2023 को 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, ग्रेटर नोएडा में। अगला फैक्ट है कि फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा केंद्र का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, VFS, V का मतलब हो गया यहाँ पर, V का मतलब वीज़ा हो जाएगा, F यानी फैसिलिटेशन है, S मतलब हो जाएगा सर्विसेज। तो यह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, 4 फरवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है, यह उत्तर प्रदेश है। प्रश्न आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह डेनमार्क के साथ समझौता किया है।
तो याद रखिएगा, इथेनॉल उत्पादन जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, इसके लिए जो समझौता किया है किस कंट्री के साथ, याद रखना है डेनमार्क। अब आइए हम लोग एमसीक्यू को कवर करके पूरा कंप्लीट करते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 कब पेश किया गया है? तो 22 फरवरी 2023 को। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट 23-24 है किसने पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 3 कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद की व्यवस्था के तहत पेश किया गया है? तो आप जानते हो जो सेंट्रल यानी जो केंद्रीय बजट है, वो बजट शब्द आपको संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से जो है विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो है वो संविधान में 112 आर्टिकल में आपको मिलेगा, जिसको कि बजट कहा जाता है। तो बजट शब्द आपके संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि बजट शब्द निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुच्छेद में आता है? तो कोई भी अनुच्छेद नहीं है, आपका जवाब होगा उनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान का जो आर्टिकल है वो है 112। तो संविधान की वार्षिक यानी 112 आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति होंगे, तो राष्ट्रपति जो है संसद में, संसद के दोनों सदनों में जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है वो प्रस्तुति की जाती है। इसी तरह अगर आप स्टेट की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 202 आ जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? 202। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 202 है, इसमें कहा गया है कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनको जो है विधानमंडल की सदन या सदनों के समक्ष जो एक वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट पेश किया जाता है वो अनुमति देनी होगी। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति होती है, इसी तरह जो है सेंट्रल यानी स्टेट में जो है वो राज्यपाल की अनुमति होगी। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होना था उस दिन जो है दिल्ली की एलजी ने जो है स्वीकृति ही नहीं दी थी, अनुमति ही नहीं दी थी। तो ये सब बातें हैं, आगे देखते हैं। तो सेंट्रल बजट के लिए 112 याद रखिएगा, और बजट शब्द कहीं मेंशन नहीं है, मेंशन है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। और स्टेट का जो होगा याद रखिएगा 202 है और सेंटर का 112। इसी के तहत जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का जो आकार है वह कितना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी आप बजट में पढ़ के आए हो, कितना है उत्तर प्रदेश बजट का आकार? तो 4,90,242.43 यानी 4,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वह कितना है? तो भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो 21-22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर्ज की गई है वह 16.8% से अधिक है। और अभी बजट जब कवर कर रहे थे तो वहाँ बताए कि 23-24 के लिए जो अनुमानित लगाया गया है वह 19% की।
अगला प्रश्न नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि राजस्व बचत 2021-22 में 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित थी। वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 33,430.06 करोड़ रुपए राजस्व बचत हुई है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि वर्ष 2022-23 में बजट अनुमानों के आधार पर 43,123.65 करोड़ राजस्व बचत अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राजस्व बचत 53,907.26 करोड़ होने का अनुमान है। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है। 23-24 बजट के हिसाब से बताया गया है कि 21-22 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा 39,286.42 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 81,177.98 करोड़ रुपए, जो कि पुनरीक्षित बजट अनुमानों के अनुसार बढ़कर 81,325.63 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। तीसरा कथन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ यानी 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। तो राजकोषीय घाटा आपके एग्जाम में अक्सर परसेंटेज में पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कितना स्टेट जीडीपी का है, तो 3.48% है। तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद या सकल कर प्राप्तियां 23-24 बजट में जो अनुमानित है वो 18.3% है, और यह 2022-23 की पुनरीक्षित अनुमानों में कितनी रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी 17.3%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो ऋण कोष है वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमानों में 34.2% रहा, जो कि वर्ष 23-24 की बजट में कितना परसेंट का अनुमान है। आपके ऑप्शन नंबर ए है 32.1%, ऑप्शन बी है 33.1%, ऑप्शन सी है 34.1%, ऑप्शन डी है 40.5%। सही जवाब क्या बन जाएगा? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए 32.1%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऋणग्रस्तता 2023-24 बजट अनुमानों में जीएसडीपी का कितना है। अति महत्वपूर्ण है। ऋणग्रस्तता है 23-24 बजट अनुमानों में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 30.1% है, 32.1%, 33.1% और 34.1%। तो आपको बताना है कितना होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की ऋणग्रस्तता 23-24 बजट अनुमानों में स्टेट जीडीपी का कितना है, तो 32.1% है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा। बी ऑप्शन सही है 32.1%। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो अब घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है। बेरोजगारी दर, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% की हो गई है। अगला प्रश्न है कि 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य लखनऊ में संपन्न उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में के बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में संपन्न हुआ 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य। इससे संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। 33.5 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यह भी कथन सही है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बन जाएगा। अगला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ही संबंधित प्रश्न है कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य 2023 में संपन्न हुआ है। इससे समझौता जो अधिकांश समझौता ज्ञापन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अधिकांश जो ज्ञापन समझौते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में जो है वो 16% की बात की गई, यानी जो भी समझौते अधिकांश हुए हैं उसमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 16% नवीकरणीय ऊर्जा है, 12% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, औद्योगिक पार्क के लिए 11% है, शिक्षा के लिए 9% है, लॉजिस्टिक के लिए भी 9% जो है वो किए गए हैं। तो ये सेक्टर से नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक पार्क 16, 12 और 11, शिक्षा सेक्टर में 9%, लॉजिस्टिक में 9%। यानी जो भी परसेंट समझौते 100 में है तो 100 में 16% नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12, इस तरह पूरे दिए गए हैं। दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15, दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों के समूह की 200 से अधिक बैठकें उत्तर प्रदेश के किन शहरों में होगी? तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं। कौन कौन से शहर होंगे? लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर 4 शहर हैं। इन 4 शहरों में 11 बैठकों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, कितना? 11। तो 11 बैठकों की आयोजन की बात की गई है। तो दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 20 देशों के समूह की 11 बैठकों से अधिक उत्तर प्रदेश की शहरों में आयोजित की जानी है। तो ये 4 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। तो याद रखना है, यूपी में 11 बैठकें होंगी, G20 समूह देशों की 4 शहर होंगे, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा। तो सबसे ज़्यादा वाराणसी में होनी है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश हाल ही में प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ पर दिया गया है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में, बिल्कुल सही है। कौशल विकास नीति को लागू करने में यूपी नंबर 1 रहा, कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 रहा। उपयुक्त तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान या चौथा स्थान? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा पहला स्थान, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट अलंकार जो है, इससे संबंधित कौन सा सही जवाब होगा? प्रोजेक्ट अलंकार। तो प्रोजेक्ट जो अलंकार है किससे संबंधित होगा? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं इनमें विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए चलाया गया है प्रोजेक्ट अलंकार। यानी पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से राजकीय विद्यालयों की जो जर्जर भवन की पुनः निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं आवश्यक अवस्थापना सेवाओं के विकास के लिए है प्रोजेक्ट अलंकार। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में पहला कथन दिया है कि विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो बजट में बात की गई है, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही। देवी पाटन मंडल की माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो पाटेश्वरी है देवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाटेश्वरी देवी कहाँ होंगी? पाटन में, देवी पाटन मंडल में, जो कि 50 करोड़ की बजट की प्रावधान भी किया गया है। तो याद रखिएगा सभी के सभी जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब बन जाएगा।
अंतिम प्रश्न है दोस्त कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण की घोषणा की गई है। पहला दिया सहारनपुर, फतेहपुर है, बलिया, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ 20 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो महत्वपूर्ण आपने बजट से संबंधित तथ्यों को कवर किया, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किए और आपने टॉप 20 बजट पर आधारित प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।